हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगबारी ब्रेन में। मैं आज फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम देखेंगे राजन सीरीज के आगे के लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है 49 नंबर। शंकु किसे कहते हैं? उदाहरण एवं चित्र द्वारा समझाइए। शंकु आप समझते होंगे जोकर की टोपी के आकार का होता है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वो वृत्तीय आधार में ऊपर उसका आयास कम होता चला जाता है, तभी ऊपर की दिशा ऊपर नुकीला हो जाता है और नीचे उसका आधार चौड़ा होता चला जाता है और वृत्तीय आकार का होता है, जैसा कि जोकर की टोपी होती है। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं आइसक्रीम का कोन, जोकर की टोपी, ये सारे शंकु के ही उदाहरण होते हैं। नोट पॉइंट में दिया शंकु को यदि आधार के समानांतर काटा जाए तो परिच्छेद एक वृत्त होगा। मैंने बताया कि शंकु का जो आधार होता है वृत्तीय आकार का होता है, अर्थात वृत्ताकार होता है, वही यहाँ पर कहा गया है। दूसरा है शंकु को यदि अक्ष के समांतर काटा जाए तो परिच्छेद एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। शीर्ष कोण शंकु की जो ऊपर नोक की तरह होती है, जैसे जोकर की टोपी होती है तो ऊपर साइड में जो नोक बनी होती है वहाँ पर जो कोण बना होगा उसे शीर्ष कोण कहते हैं। और जो तिरछी ऊंचाई, एक तो उस ऊपरी सिरे से जो नुकीला सिरा होता है उस सिरे से सीधी लंबवत दूरी वो ऊंचाई कहलाती है। और जो तिरछी ऊंचाई यानी ऊपरी सिरे को आधार के वृत्तीय क्षेत्र के एक किनारे से मिलाया जाता है तो वह तिरछी ऊंचाई होती है। जैसे यहाँ पर ए सी तिरछी ऊंचाई दी हुई है और ए शीर्ष है, ए से जो लंब है ए ओ, ये हुई ऊंचाई, एच इसे नाम दिया। और ओ सी, चूँकि ये आधार वृत्ताकार होता है तो इसलिए वृत्ताकार आधार होता है, इसलिए इसमें त्रिज्या होती है तो इसकी त्रिज्या हो गई आर, जो कि ओ सी है। और शीर्ष कोण हमने बताया था ऊपर, तो वही अल्फ़ा दिया हुआ है। शीर्ष कोण की तिरछी ऊंचाई समझ ली होगी, शंकु की त्रिज्या समझ में आ गई होगी, शंकु की ऊंचाई समझ में आ गई होगी, शंकु का शीर्ष कोण। अब शंकु का आयतन का सूत्र देखेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार किस आकार में है? वृत्त के आकार में है, तो उसमें क्षेत्रफल लग जाएगा वृत्त वाला, यानी 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तभी क्षेत्रफल हो जाता है, मतलब आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तभी शंकु का क्षेत्रफल आ जाता है, मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु एक त्रिविमीय आकृति है। किसी भी त्रिविमीय आकृति का, यानी 3 विमाएँ हैं, तो किसी भी त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल ना होकर उसका आयतन निकाला जाता है। द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल निकलता है। और साइड में दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब जो बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी जो पृष्ठ लगा होता है, ये पृष्ठ पूछा जा रहा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, यानी पाई गुणा त्रिज्या गुणा तिरछी ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो जो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जितने भी पृष्ठ होंगे संपूर्ण में, तो जितने भी पृष्ठ कितने पृष्ठ हैं? 2 पृष्ठ होते हैं। एक तो ये जो वक्र पृष्ठ निकाला जो चारों ओर आवरण लगा होता है ये, और एक आधार वाला पृष्ठ, 2 पृष्ठ होते हैं। तो भाई वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल और आधार वाला पृष्ठ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो वही हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा एल प्लस आर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। ये 3 सूत्र हैं। शंकु से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इन्हीं 3 क्वेश्चन मतलब फार्मूला से हल हो जाएंगे, तो इन्हें याद रखिएगा। आगे देखें गोला किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। गोला एक ठोस आकृति है। देखिए गेंद होती है गोलाकार, कांच की गोलियां, फुटबॉल, साइकिल के जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ये सारे गोले के उदाहरण हैं। एक ही निश्चित केंद्र तथा एक ही त्रिज्या वाले समस्त वृत्तों से अंतरिक्ष में बनी आकृति को गोला कहते हैं। गोला एक ठोस आकृति है, ऐसे समझ के चलिएगा, और इसमें भी त्रिज्या होती है। एक इसका केंद्र माना जाता है मध्य बिल्कुल अंदर, तो उस केंद्र से बाहरी
पृष्ठ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जो कि यहाँ पर केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी r को त्रिज्या से दिखाया गया है। गोला भी त्रिविमीय आकृति है, तो गोले का आयतन निकलेगा 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, तो ये गोले का आयतन का सूत्र हो गया 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई। घन इकाई का मतलब अगर घन मीटर है तो घन मीटर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये होगा। अब जब पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई r की घात 3, तो अगर अर्ध गोले का यानी आधे गोले का निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, तभी 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 पाई r की घात 3 बच जाएगा। साइड से दिया है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r की घात 2। ध्यान रखिएगा, अर्ध गोले का ये तो बहुत कम कभी कभी लगता है सूत्र, बाकी नहीं। तो आप याद रखेंगे गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r की घात 3 और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर। आगे 51 नंबर है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके आधार 24 मीटर हैं, ऊंचाई 15 मीटर है। दूसरा है इसका आधार 4 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है। आगे देखिए इसका हल। पहला है आधार 24 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर। तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 24 ले लिया, ऊंचाई 15, और इसे 2 से 24 कटेंगे, 12 गुणा 15 गुणा करेंगे 180 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में और आयतन घन मीटर या घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला इसमें आधार 4 हो जाएगा, ऊंचाई 2 मीटर हो जाएगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के इसे भी हल कर लेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग मीटर। आगे देखिए 52 नंबर, आयत किसे कहते हैं? इसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में बताया था। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। जैसे ए बी और ए बी के सम्मुख भुजा सी डी है तो ये आपस में बराबर होंगी, और ए सी के सम्मुख भुजा बी डी है तो ये आपस में बराबर होगी। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण 90 अंश के होंगे। तो ये हो गया आयत। यहाँ पे इसमें दिया है ए बी सी डी आयत है जिसमें भुजा बी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर डी सी, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। देखिएगा आयताकार क्षेत्र क्या है? ऐसी आकृति जो कि चारों समकोणों पर बनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, को आयत कहते हैं। यानी आयताकार क्षेत्र जब आयत है तो आयत के द्वारा घेरा गया क्षेत्र आयताकार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आयत की जो लंबाई होगी, आयत में लंबाइयाँ होती हैं, चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर देंगे तो वही आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिएगा सूत्र आगे। पहला आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये तो अगर लंबाई चौड़ाई दी है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अगर कहीं पे किसी सवाल ऐसे आते हैं कि क्षेत्रफल दिया होता है या लंबाई दी होती है तो चौड़ाई पूछ लेते हैं, और कोई ऐसा होता है कि क्षेत्रफल देते हैं, चौड़ाई दे देते हैं, लंबाई पूछ लेते हैं। तो वही यहाँ पे है कि अगला बना दिया कि लंबाई और जो चौड़ाई गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगी। तो लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और जब चौड़ाई का मान निकालेंगे तो लंबाई भाग में आ जाएगी क्षेत्रफल के, तो चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। इस तरह से ये 3 सूत्र बन जाएंगे। मेन फार्मूला आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई ही है, उसी से आगे के दोनों फार्मूलास बन जाएंगे। उदाहरण देखिएगा, एक आयताकार बाग की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालिए। सीधे लंबाई गुणा चौड़ाई 4000 मीटर आ जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल उदाहरण द्वारा समझाइए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग और आयत में केवल इतना ही अंतर होता है, हालांकि वर्ग में भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं, आयत में भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग केवल और केवल इतना अंतर है कि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं एक ही माप की होंगी, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों, वर्ग कहलाती है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2, यानी कि भुजा स्क्वायर। आगे देखिएगा, उदाहरण है, एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। तो चबूतरे का देखो इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया, तो चूँकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर।
क्षेत्रफल 36 रख दिया, तो भुजा के ऊपर वर्ग है तो वर्ग हटेगा तो आगे वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो भुजा बराबर वर्गमूल 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो भुजा बराबर आ जाएगा 6 मीटर। अब ये पूछ रहे 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। अगर उस वर्गाकार जो खेत है, क्षेत्रफल है, वर्गाकार जो चबूतरा है, उसके ऊपर चारों ओर एक फेरा लपेटेंगे तो इसका मतलब उसका परिमाप एक बार परिमाप लग जाएगा, क्योंकि एक बार परिमाप के बराबर एक फेरे में तार लिपट जाएगा। तो एक बार परिमाप निकाल लेंगे, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 6 बराबर 24 मीटर। अब ये कह रहे हैं एक फेरे में 24 मीटर तार लगता है, इन्हें चाहिए 5 फेरों का, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 फेरों में लपेटने तार की लंबाई बराबर 5 गुणा 24, 120 मीटर आ जाएगा। आयत चित्र से आप क्या समझते हैं। यह चित्र किसी बारंबारता सारणी के अनुसार बनाया जाता है। ऐसे आलेखनों में वर्ग अंतराल समान होते हैं और उन्हें एक्स अक्ष पर अंकित करते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल पर एक आयत बनाते हैं। आयत जो कि बारंबारता पर डिपेंड करता है, बारंबारता जितनी अधिक होगी आयत की ऊंचाई उतनी ही अधिक होगी। जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग की बारंबारता को प्रदर्शित करता है। पहले वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर लेते हैं, फिर उसे भुजा मानकर एक ऐसा आयत बनाते हैं जिसकी ऊंचाई संगत बारंबारता के बराबर होगी, अर्थात जिसकी बारंबारता जितनी अधिक होगी वह आयत उतना ही ऊंचा जाएगा। उसके निकटस्थ ही एक्स अक्ष पर दूसरा वर्ग अंतराल लिया जाता है और उसके ऊपर दूसरे वर्ग की संगत बारंबारता के बराबर ऊंचाई देकर दूसरा आयत बनाते हैं। इस प्रकार जितने भी वर्ग अंतराल होते हैं उतने ही आयत एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के आलेखन को आयत चित्र कहते हैं। ये बारंबारता वाले टॉपिक से है लिया हुआ। आगे देखिए, बारंबारता बंटन के नियम और सावधानियां समझाइए। बारंबारता बंटन, सर्वप्रथम दी हुई समस्त न्यूनतम व महत्तम आंकड़ों को लिख लिया जाता है। यानी बारंबारता बंटन क्या है, जो वर्गीकृत या अवर्गीकृत जो आंकड़े दिए होते हैं उनको एक नियम के अनुसार क्रमबद्ध करना ही बारंबारता बंटन होता है। महत्तम आंकड़ों को लिख लिया जाता है और उनके अंतर से प्राप्त संपूर्ण विस्तार को आवश्यक वर्गों की संख्या से विभाजित करके वर्ग अंतराल प्राप्त कर लिया जाता है। यदि दी हुई तो सामग्री थोड़ी मात्रा में है तो उनके पदों को आरोही क्रम में लिखकर क्रम में रख लिया जाता है। इस स्थिति में वर्ग अंतराल बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरा, तत्पश्चात बारंबारता वर्ग अंतराल वर्गों की संख्या एवं उनकी सीमाओं की सहायता से बारंबारता सारणी बनाई जाती है। क्योंकि अभी पिछली बार जो लास्ट वीडियो थी चैप्टर्स की, उसमें मतलब बारंबारता बंटन वाला बताया गया था, तो उसमें बनाने के लिए जितनी जो कुछ सावधानियां रखी जाती हैं वो सारी यहाँ पे लिख देंगे। तीसरा है वर्गांतर बनाते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी वर्गों के वर्ग अंतराल बराबर हों और वर्गों की संख्या ना बहुत अधिक हो ना ही बहुत कम हो। चौथा है, वर्ग अंतराल ऐसा होना चाहिए कि किसी वर्ग के अंतर्गत पदों का औसत मान वर्ग के मध्यमान से अधिक विचलन न रखता हो। पांचवा है, प्रत्येक वर्ग की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए तथा संपूर्ण दी हुई सामग्री का विस्तार ऐसा होना चाहिए कि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम सीमा की उच्च सीमा के मध्य सामग्री के सभी आंकड़े आ सकें। यानी जो वर्ग अंतराल लेते हैं उससे संबंधित सारे आंकड़े उसी ही वर्ग अंतराल में आ जाएं। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाता है या किसी और को ऐड कर लेते हैं उस किसी में। छठा है, यदि किसी वर्ग की बारंबारता शून्य हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सम्मुख बारंबारता स्तंभ में उसकी बारंबारता शून्य हुई लिखनी चाहिए। जैसे अगर कोई वर्ग अंतराल फंसता है, उसके अंतर्गत कोई भी आंकड़ा नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, वो वर्ग अंतराल लिखेंगे कि 20 से 30 और उसमें जो भी बारंबारता अगर कोई पद नहीं है तो आ जाएगा शून्य लिख देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। आगे है, यदि टैली चिन्हों का प्रयोग भी किया गया हो तो उनका योग बारंबारता योग के बराबर ही होना चाहिए। यानी जितने टैली चिन्ह होंगे उन टैली चिन्ह तो बारंबारता के हिसाब से लगाए जाते हैं, यानी कि जितनी संख्याएं आएंगी उतने ही टैली चिन्ह ऐड किए जाएंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जितने टैली चिन्ह होंगे वो बारंबारता के बराबर होने चाहिए। इस तरह ये सारी सावधानियाँ रखी जाएंगी। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे पढ़ लेंगे। अर्थात वर्गीकरण का साधारण सा अर्थ होता है बांटना, वर्गों में बांटना या किसी
नियमबद्ध या किसी क्रमबद्ध बांटने को ही वर्गीकरण कहा जाता है। इसे पढ़ लेंगे पूरी तरह से। त्रिभुज की सर्वांग समता की अवधारणा को समझाइए। दो त्रिभुज सर्वांग उस समय कहलाते हैं जबकि एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे पर रखा जाए तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। इसके लिए एक त्रिभुज का शीर्ष दूसरे त्रिभुज के संगत शीर्ष एवं उस त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पर ही रखी जानी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि सर्वांग समता सर्व अंग सम, जैसे सर्वांग सम है तो सर्व अंग सम, यानी सर्व मीन्स सभी अंग, सभी अंग मीन्स अंग, सम मीन्स समान हो, यानी वे आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों वे सर्वांग सम होंगी। यानी अगर उसमें लंबाइयाँ हैं तो सारी भुजाएं की लंबाइयाँ समान होंगी, सारे कोण समान होंगे, मतलब जितनी भी मापें होंगी, जितने भी अंग होंगे सारे समान होंगे। अगर समान है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जब देखिएगा कोई दो व्यक्ति ही देख लीजिएगा, उनका दिखने में एक जैसे हों और लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो तो वो लगभग समरूप लगेंगे, मतलब सर्वांग सम जैसे एक जैसे ही लगेंगे ना। तो एक जैसे लगेंगे तो कहते नहीं कि सेम है, कतई दो वस्तुएं रखी हैं एक जैसी हैं, लंबाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो अगर एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो वह पूरा पूरा ढक लेगी। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो सर्वांग सम आकृतियाँ जो होती हैं एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं। सर्वांग सम त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसके सर्वांग सम त्रिभुज की रचना करनी है तो जैसे ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है, इसके सर्वांग सम त्रिभुज की DEF की रचना की गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, BC भुजा जो आधार दिया हुआ है BC, इसकी बराबर लंबाई के एक भुजा खींचेंगे, EG खींची मैंने, EG खींच ली। इधर देखिएगा जो DEF वाला चित्र दिख रहा है इसमें मैंने एक भुजा सबसे पहले EG खींची, फिर BC के बराबर EG को काट लिया जो कि F प्रकार में पेंसिल लगाई और माप इसके प्रकार और इसके द्वारा BC को मापा, फिर प्रकार की नोक E पर रखकर और इस भुजा को काट लिया जहाँ पर जिसने F पर काटा, तो ये BC के बराबर EF हो गई। अब AB के बराबर दूरी भरेंगे, ए प्रकार में अब AB के बराबर दूरी भरेंगे, जिसे E से चाप लगाया, ऊपर साइड में E से चाप लगाया, फिर AC के बराबर दूरी भरेंगे जिसमें प्रकार की नोक F पर रखकर ऊपर चाप लगाया। तो E से जो चाप काटा और F से जो चाप काटा, ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को D पर काटते हैं। तो इस D को E और F से मिला देंगे तो DEF यही त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा जो कि ABC के सर्वांग सम होगा। यही इसमें रचना लिखी हुई है। रचना में क्या क्या लिखा जाएगा, रचना में हम स्टार्टिंग से जो भी करेंगे वो सारे रचना में ही आ जाता है। सरल रेखा EG खींची, BC के बराबर त्रिज्या लेकर EF काटा, तो यही सारा लिखा हुआ है। सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं, सर्वांग समता की शर्तें देखिएगा, दो त्रिभुज निम्नलिखित दशाओं में सर्वांग सम होते हैं। नंबर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों, यानी तीन भुजाएं तो तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं। और अगला है एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, या एक कोण दो भुजाएं बराबर हो जाएं, यानी दो भुजाएं, तीसरा है दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो जाए। चौथा है समकोण त्रिभुज वाला, जिसमें कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर हो जाए और एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो जाए, यानी एक समकोण त्रिभुज वाला नियम है कि एक कर्ण बराबर हो जाए और उन बाकी दो भुजाओं में से कोई एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो ये सारे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरा यहाँ पे नहीं दिया है कि तीनों कोण बराबर हों। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण भी बराबर होते हैं तब भी तीनों त्रिभुज सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। समरूप बहुभुज क्या होता है, इसके गुणधर्म को बताइए। समरूप बहुभुज, दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपातिक हों। यदि दो बहुभुज ABCDE तथा A', B'C', E' समरूप हों तो A के, B के, C के, D के तथा E के संगत हों तो दोनों बहुभुजों की समरूपता को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। समरूपता को ये जो चिन्ह दिया है
लेटा हुआ एस इस चिन्ह से समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। अब समरूपता के गुणधर्म समझिए। समरूपता, हमने सर्वांग समता पढ़ा जिसमें सर्व अंग समता यानी सारे अंग समान हो। समरूपता में क्या है, सम और रूप यानी ऐसी आकृतियाँ जिनके केवल रूप समान हो तो वो समरूप कहलाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है और उसके पिताजी तो कहते हैं कि मतलब इसका जो चेहरा है सेम अपने पापा की तरह है। तो हालांकि उनके अंग तो समान नहीं होते, वो काफ़ी, जो पिताजी हैं वो बड़े होंगे, बच्चा होगा छोटा होगा, लेकिन कहते हैं रूप समान है यानी दिखने में एक जैसे हैं तो वो समरूप हो गए। सर्वांग सम कब होते, जब लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें बराबर होती हैं, लेकिन समरूप ऐसे होते हैं कि जो दिखने में समान हो, भले ही आकृति दिखने में छोटी बड़ी लग रही हो लेकिन रूप एक जैसा दिखना चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। देखिएगा, समरूप त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों तो ऐसे त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज समरूप कब होंगे, त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके कोण समान हो, जब उनके संगत कोण समान हो। जैसे यहाँ पर ABC और DEF त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, तो B के सम्मुख कोण जो E है, ये दोनों कोण B बराबर E के होना चाहिए और कोण C बराबर कोण F के होना चाहिए और कोण A बराबर कोण D के होना चाहिए। तो अगर ये संगत कोण समान होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। और दूसरा क्या है कि इसमें भुजाओं के अनुपात, जैसे AB के संगत भुजा DE है तो AB बटे DE बराबर हो जाएगा BC बटे BC की संगत है EF, तो BC बटे EF बराबर हो जाएगा AC बटे AC की संगत DF। तो समरूप त्रिभुजों में कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आगे देखिए समरूप त्रिभुज के गुणधर्म। देखिए पहला पॉइंट है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कोण समरूपता कहते हैं, यानी अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, यानी कि उनकी भुजाओं के अनुपात समान है। जैसे दो त्रिभुज दिए हैं तो उनका आधार और आधार के अनुपात समान हो, लंब और लंब के अनुपात, कर्ण और कर्ण के अनुपात, या जितनी तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं आपस में तीनों संगत भुजाओं के अनुपात अगर समान हुए तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे भुजा समरूपता कहते हैं। यानी एक संगत कोण बराबर हो और दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, यानी भुजाओं का एक युग्म का अनुपात यानी भुजाओं के एक जोड़े का अनुपात बराबर हो जाए और अंतरित कोण बराबर हो, यानी और उन भुजाओं के द्वारा बना हुआ जो कोण है वो अगर समान हो गया, बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूपता से आप क्या समझते हैं? हम सर्वांगसम आकृतियों से परिचित हैं। हम जानते हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे के समान होती हैं। वे समान माप की होती हैं। हम उन आकृतियों का अध्ययन करेंगे जो समान आकार की तो हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि ये समान माप की भी हों। दूसरे शब्दों में, एक आकृति एक अन्य पैमाने पर दूसरी आकृति का ही एक ठीक निदर्श है। उदाहरण के लिए, कोई दो रेखाखंड समरूप होते हैं, यानी छोटे बड़े होते हैं लेकिन दिखने में रेखाखंड समरूप होते हैं। दूसरा है, कोई दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कोई दो वृत्त समरूप होते हैं, यानी वृत्त हैं तो वृत्त तो दिखने में एक जैसे ही लगेंगे तो समरूप हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज भी दिखने में एक जैसे लगेंगे तो समरूप हो जाएगा। रेखाएं भी दिखने में एक जैसी लगती हैं तो समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से दो वर्ग बना लिए छोटे बड़े तो वो भी दिखने में एक जैसे होंगे, समरूप हो जाएगा। अतः समान आकार वाली आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। विशेष रूप से
समान आकार वाले त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। 60 नंबर है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बताइए। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां, पहली है भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी अगर दो त्रिभुज दिए हैं उनकी तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है 2-2 सेंटीमीटर, 3-3 और 4-4 तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये सर्वांग सम। दूसरा है भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा यानी कि एक कोण और दो भुजाएं समान हो, एक कोण और किन्हीं दो त्रिभुजों के एक कोण और दो भुजाएं समान हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं। जैसे भुजाएं दी हैं 3.5 3.5, 4.6 4.6, इनके मध्य का कोण 120 अंश दोनों समान है तो ये त्रिभुज भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गए। तीसरा है भुजा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण यानी दो कोण और एक भुजा हो तो इसमें 40-40 अंश के संगत कोण, 35-35 अंश के संगत कोण और भुजा समान वाली होगी 4.5 तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। चौथा है समकोण समकोण कोण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, यानी दो त्रिभुजों के समकोण, दो त्रिभुज ऐसे हों कि समकोण हो तो और उनका कर्ण आपस में बराबर हो तो कर्ण 8-8 हो गए दोनों के, और कोई एक भुजा बराबर हो जाए, दूसरी भुजा 5-5 सेंटीमीटर की हो गई तो एक तो कोण 90 अंश हो गया यानी समकोण, दूसरी कर्ण 8-8 हो गया, तीसरी भुजा 5-5 सेंटीमीटर की हो गई तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये तो हो गए प्रतिबंध इसके। 61 नंबर देखिए, निम्नांकित के मान सर्वसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। सर्वसंख्या की सहायता से, सर्वसंख्या यानी कि यहाँ पे होल स्क्वायर वाला भी सवाल है और होल घात 3 वाला भी सवाल है। तो स्क्वायर वाले में सर्वसंख्या 2 हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और घात 3 में भी दो सर्वसंख्याएँ हैं, a प्लस बी की होल घात 3 और a माइनस बी की होल घात 3। तो ये 598 जो पहला सवाल दिया है 598 है तो 598 किसके निकटवर्ती, कितने 100 के निकटवर्ती है। 598 600 के निकटवर्ती है। 600 में से कितना कम होना चाहिए कि 598 आएगा, तो 600 में से 2 कम होना चाहिए तभी 598 आएगा। तो हमने इसको 600 माइनस 2 में कन्वर्ट कर लिया तो 598 को की जगह लिख दिया 600 माइनस 2। अगर 600 में से 2 घटाएंगे तभी तो 598 ही आएगा। 600 माइनस 2 और होल घात 3। तो अब देखिए a माइनस बी की होल घात 3 का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे 600 माइनस 2 की होल घात 3। तो यहाँ पे ये देखिएगा पहला पद हो जाएगा 600, a माइनस बी की होल घात 3 यानी a की जगह 600 आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा 2 और a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। a स्क्वायर यानी कि 600 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 की घात नहीं सॉरी घात 3 का है तो यहाँ पे घात 3 लगेगा, सॉरी 600 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस के 3 गुणा a यानी कि 600 गुणा b यानी कि 2 और ब्रैकेट में 600 माइनस का 2, तभी 6 का 3 बार वर्ग करेंगे, नहीं 6 की 3 बार गुणा करेंगे तो 6 की 3 बार गुणा आ जाएगी 216 और इसके आगे 2 जीरो हैं तो घात 3 का मतलब है 2 की 3 गुने 0 के जीरो 3 गुने जीरो हो जाएंगे तो 2 के 3 गुने 6 जीरो यानी 216, उसके आगे 6 जीरो लग जाएंगे, माइनस के 2 का घन हो जाएगा 8 माइनस 3 गुणा 6 8 माइनस 3 छक्के 18, 18 दूनी 36, 3600 आ जाएगा। 600 में से 2 गया 598। अब क्या किया 216 के आगे 6 जीरो माइनस के 8 माइनस 3600 और 598 की गुणा करी 21 52 800 आ गया। अब देखिएगा अब क्या है इसमें से ये जो 8 माइनस के हैं और तीसरा पद 21 52 800 ये भी माइनस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, पर जुड़ने के बाद ये 216 के आगे 6 जीरो में से घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 21 38 47 192। ऐसे ही 98 100 के निकट है तो इसको लिख लेंगे हम 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 का होल घात 3, सॉरी यहाँ पे होल घात 3, चलो 3 है तो पहला पद एक ही एक है 100 है तो a की घात 3 यानी 100 की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 माइनस का 3 गुणा a यानी कि 100 गुणा v यानी कि 2 ब्रैकेट में 100 माइनस 2 तो 100 यानी 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 जीरो हैं 2 की घात 3 है तो 2 जीरो हैं तो इनके जीरो 3 गुने हो जाएंगे, घात 3 है तो
तो 2 तियाँ 6 जीरो लग जाएगा, 1 के आगे 6 जीरो माइनस के 2 का घन 8 माइनस के 300 और 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 गुणा 100 में से 2 गया 98। अब ये जो संख्या है 100 का जो घन आया था माइनस के 8 माइनस 58 800, तो 8 और माइनस के 58,800 जुड़ जाएंगे, फिर ये शून्य वाली संख्या में से घट जाएगा, तो आंसर आएगा 94 11 92। अब देखिएगा 9.9 की होल घात 3 है तो ये 10 के करीब है, तो 10 में से 0.1 घटा देंगे तो 9.19 बचेगा। 10.0 में से 0.01 मतलब 0.1 घटाएंगे तो 9.9 बचेगा। तो पहला पद यानी ए की जगह आ जाएगा 10 की घात 3 और बी की जगह आ जाएगा 0.1, तो घात 3 सर्वसम लग जाएगा 10 की घात 3 माइनस 0.1 की घात 3 माइनस के 3 गुणा ए यानी कि 10 गुणा 0.1 यहाँ पे गुणा आएगा गुणा 10 माइनस के 0.1, तो ये आ जाएगा 10 है तो 10 की 3 बार गुणा 1000 आ जाएगी, माइनस के 0.1 तो 0.001 आ जाएगा, माइनस के 3 गुणा 9.9 तो ये 1000 माइनस के 0.001 माइनस के इनकी गुणा होगी 3 गुणा 9.9 की तो 29.7 आएगा। तो माइनस के 0.001 माइनस 29.7 ये आपस में जुड़ेगा, माइनस के हैं तो समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद 1000 में से घट जाएगा तो 970.299 आंसर आ जाएगा। 62 नंबर है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। चूँकि वर्ग की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। अब इसका निकालना क्या है, त्रिज्या निकालनी है। चूँकि देखिएगा अगर ये जो AD है, ऊपर जो AD दिया हुआ है, अगर इसको ऊपर ना लेके हम बिल्कुल मध्य बिंदु में केंद्र से होता हुआ खींच दें तो ये व्यास बन जाएगा ना इसका। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर इसका वृत्त का व्यास होगा, तो व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो त्रिज्या निकालेंगे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। तो अब परिधि निकालेंगे तो परिधि बराबर 2πr, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच्चा 22 सेंटीमीटर। 63 नंबर है, दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर और DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में क्या संबंध होगा। देखिएगा AB के मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। एक प्रमेय होती है, पढ़ी नहीं होगी शायद, एक प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा और लंबाई में आधा होगा। तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होगा। तो देखिएगा समांतर और लंबाई में आधा, तो अब देखिएगा तो डी जो है डी जो है AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है, तो 2 भुजाओं का मध्य बिंदु हो गया। तो जो भुजा DE बनी है तो DE जो है BC के समांतर होगा प्रमेय के अनुसार, और समांतर होगा और DE बराबर होगा BC/2, तो वही हो गया DE बराबर BC/2। यानी BC की माप कितनी है, BC की माप है 6, तो DE बराबर 1/2 गुणा 6, 2 से 6 कटा 2 तिया 6, यानी DE बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा जब AD जो है AB का आधा है और AE AC का आधा है और जो DE BC का आधा है, तो त्रिभुज ADE तथा ABC जिसमें AD के संगत AB भुजा है, ADE और ABC त्रिभुज 2 त्रिभुज हो गए। तो AD के संगत AB भुजा है तो AD/AB, और AE के संगत AC है तो AE/AC, और DE के संगत BC है तो DE/BC होगा। तो DE और BC में क्या संबंध है, तो DE/BC हो जाएगा, या DE/BC या BC/DE, यही संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा इनमें। आगे देखिएगा 65 नंबर, x की घात 4y माइनस x y की घात 4 का गुणनखंड कीजिए, ज्ञात कीजिए।
इस तरह का सवाल आया था, तो इसमें एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तभी एक्स की घात 3 बचेगा और वाई निकल जाएगा, तभी एक्स की घात 3 माइनस एक्स निकल जाएगा, वाई की घात 3 बचेगा। एक्स वाई इंटू एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, इसमें फार्मूला लग जाएगा, तो एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये आंसर हो जाएगा। 66 नंबर, वर्गमूल 121 प्लस वर्गमूल 64 माइनस के वर्गमूल 0.04 प्लस का वर्गमूल 0.16। 121 उतार लिया सवाल, 121 का वर्गमूल 11 होता है और 64 का 8, 0.04 का हो जाएगा 0.2, यानी 0.1 अंक कम हो जाएगा। यहाँ पर 0.16 है तो ये हो जाएगा 0.4 यानी 0.4 का। तो अंक वाले जुड़ जाएंगे, दशमलव वाले जुड़ जाएंगे, तो 11, 8, 19 प्लस का 0.2 प्लस 0.4 बराबर ये हो जाएगा 0.6, नहीं 0.2 माइनस का है, 0.4 प्लस का है, विपरीत चिन्ह है तो ये घटेगा, तभी ये आएगा, घट जाएगा, तो 0.4 में से 0.2 घट गया, 0.2 बचेगा, काहे का, प्लस का, क्योंकि प्लस का 0.4 बड़ा है। बचा है 19 प्लस 0.2, अब 19 और 0. जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.2। आगे देखिए 67 नंबर, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मजदूर को m मान लिया और दिन को d, तो m1 d1 बराबर हो जाएगा m2 d2, m1 d1 बराबर m2 d2, तो m1 का मान हो जाएगा 30 और d1 का मान हो जाएगा 16, m2 का मान 12 और d2 का मान निकालना है, यानी d2 का मान यानी दिन निकालने हैं। तो m1 30 गुणा 16 बराबर d12 गुणा d2, तो 12 इधर भाग में आ जाएगा, तो d1 d2 बराबर 30 गुणा 16/12, तो इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 40 दिन। 68 नंबर है, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा 4 है, फिर 5, फिर 7, 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 16, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब इन्हें गिनेंगे, कितने हैं, n बराबर 9, विषम है, तो विषम के लिए सीधा सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2, यानी कि माध्यिका बराबर n, यानी कितने पद हैं, n का मतलब पद, यानी 9 + 1/2 यानी 9 1 10/2, यानी कि 5वां पद, n + 1/2वां पद, या 9 + 1/2वां पद यानी 10/2, यानी 5वां पद। 5वां पद कौन सा है, पहला पद 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 9, 5वां है 10, तो 5वां पद हो जाएगा 10, तो माध्यिका हो जाएगी 10। बाकी ये सम और विषम वाले ये दोनों फार्मूला से अलग बताएंगे। 69 नंबर, 12, 16, 18 का मासा भाग विधि से बताइए। तो 12 से 18 को पहले भाग करोगे, 12, 16 और 18 का मासा भाग विधि से, तो 12 से 18 को किया तो क्या बचा, 16 से 18 को करा, पहले 12 से 16 को 12, 16, 18, तो सर्वप्रथम 12 से 16 को भाग करेंगे, मासा निकालेंगे, तो जो अंतिम मासा आएगा उससे 18 को मासा निकालेंगे। यहाँ पे केवल 16 और 18 का निकाला गया है, केवल 16 और 18 का निकाला गया है, बाकी पूरा मासा निकाल कर आपको भेज दिया जाएगा, दोबारा भेजेंगे, अगली वीडियो में सारा ऐड कर देंगे। तो 12, 16 और 18 का, तो ये कैसे होगा कि पहले मासा तो निकालना बताया था भाग विधि से, तो पहले 12 से 16 को 12 और 16 का निकालेंगे, तो जो अंतिम भाजक आएगा उसका और 18 का निकाल लेंगे, तो वही, तो उसके बाद में जो अंत में जो भाजक आएगा वही अभीष्ट मासा हो जाएगा। देखिएगा 70 नंबर है, 1/2, 2/3 और 4/5 का मासा निकालो। 3 भिन्नें दी हुई हैं, 1/2, 2/3 और 4/5, तो इनके अंश हो गए 1, 2, 4 और हर हो गए 2, 3 और 5, तो मासा निकलवा रहा है। तो अगर भिन्नों का मासा निकाला जाता है तो भिन्नों के मासा का सूत्र होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा।
तो इनके अंश हो गए 1 2 4, तो 1 और 2 और 4 का मासा निकालेगा। तो मासा इनके गुणनखंड कर लिए, जो कॉमन है वो निकाल लिया, तो गुणनखंड कॉमन है 1, तो अंशों का मासा आ जाएगा 1 दिखाया गया है, अतः 1 मासा हो जाएगा। और हरों का लासा यानी 2 3 और 5 का लासा निकालेंगे, तो इनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसमें सारे गुणनखंड ऐड किए जाते हैं, तो लासा आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 2 3 6 पंजे 30, तो लासा आ जाएगा 30। तो इनका भिन्नों का लासा मासा हो जाएगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अंशों का मासा है 1 और हरों का लासा हो जाएगा 30, 1/30, अर्थात कुल तीनों भिन्नों का मासा हो जाएगा 1/30। और यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, आंसर होगा 1/30। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 2149 तथा 1535 को पूर्णतः विभाजित करे। तो इनका मासा निकाल लेंगे, तो 1535 से 2149 को भाग कर लेंगे। तो 1535 से 2149 को भाग करेंगे, इन दोनों का मासा निकालेंगे। यहाँ पे ये गलत किया है, जो 2 लिखा है 2 की जगह 1535 लिखा जाएगा, तभी 1535 एकम 1535 पर घटा के इसी तरह से मासा निकाला जाएगा। इनकी तरफ आप इनके हल को ना देखें, तो सीधे देखें कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो इनका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए 1535 से छोटी से बड़ी संख्या को भाग किया जाता है, तो जो अंत में जो शेष बचता है वो नया भाजक बन जाता है, फिर उससे पुराने वाले भाजक को भाग करते हैं। तो वही जब अंत में जब पूरा कट जाता है, तो लास्ट में जो अंतिम जो भाजक होगा वही अभीष्ट मासा हो जाएगा। 72 नंबर, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 है, संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो संख्याओं का लासा बताइए। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, तो गुणनफल हो गया 36, लासा निकालना है, मासा हो गया 18, 18 भाग में चला जाएगा, तो लासा बराबर 36/18 है। 18 से 36, सॉरी यहाँ पे जो 36 की जगह 38 लिख दिया, तो 18 से 36 कटेगा 2, 18 दूनी 36, तो लासा बराबर आ जाएगा 2। 73 नंबर है, 1856 प्लस 3287 प्लस 8432 प्लस 9.999 प्लस 18.888 को सरल करें। तो अब देखिए दशमलव के बाद सर्वाधिक कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो सारी संख्याओं को दशमलव के बाद अंक लगाकर लिख लेंगे। जैसे 1856 है, तो इसमें दशमलव बिल्कुल लास्ट में होगा, तो 1856 दशमलव 3 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि 3 अंक तक लिखनी है। ऐसे ही 3287 लिखेंगे, दशमलव लास्ट में होगा, उसके आगे 3 जीरो लगा लेंगे। ऐसे ही 8432 होगा, तो दशमलव लगा के 3 जीरो लगा लेंगे। अब दशमलव के बाद जो 3 जीरो लगाते हैं, तो दशमलव के बाद दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा। जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा। तो 9.999 का दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, तो जो 9.99 जो लास्ट के दशमलव के बाद के 9 हैं वो 0 के नीचे एडजस्ट हो गए, और जो 9 था वो 2 के नीचे आ जाएगा। ऐसे जो 18.888 है, तो इसमें भी दशमलव को दशमलव के नीचे ही लगाएंगे और संख्या को एडजस्ट करेंगे। बाकी फिर अब जोड़ लेंगे, 0 से जोड़ते हुए लाएंगे, तो 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, फिर 9 8 17 का 7 17 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1, फिर 9 8 17 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 7 13 14 15 15 और 9 23 23 और 8 31 32, फिर गलती करी है यहाँ पे, तो इस तरह से मतलब सीधा सा जोड़ लेंगे इसे। तो 9 8 17 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1, तो 6 और 1 7 7 14 14 16 24 33 के 3 हासिल लगा 3, तो 5 3 8 8 16 3 19 और 1 20 का 0 हासिल 1, 8 2 10 4 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4 8 4 12 और 1 13 13,603.887, ये आंसर हो जाएगा जोड़। 74 नंबर है, जानवरों का एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी, 3590 आधे ऐसे जानवर हैं, 3590 आधे ऐसे जानवर हैं
जो शाकाहारी हैं तथा 95,950 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं। तो सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं? इस प्रकार कुल अभिष्ट जानवर हो जाएंगे 530 प्लस 3990 प्लस 95,950, जितने हैं सारे जोड़ लिए जाएंगे। तो जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उतने ही अभिष्ट जानवर हो जाएंगे। 75 नंबर है 117 प्लस 9 गुणा 5 माइनस के 3 गुणा 8 प्लस 55 गुणा 55 प्लस के 7 गुणा 8 गुणा 7 प्लस का 6 बराबर ज्ञात करना है। भाग तो नहीं है, सारे प्लस सारे जोड़ घटाना ही है। तो देखिए 117 प्लस 9 पंजे 45 आ गया, माइनस के 8 तियां 24 आ गया, और प्लस के 55 के गुणा 3025 आ जाएगी, प्लस 8 सत्ते 56 आ जाएगा, प्लस का 6। अब सारों को जोड़ लिया जाएगा, जो माइनस वाले हैं वो घट जाएंगे, तभी आ जाएगा आंसर 3225। 76 नंबर है 7.5 गुणा 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5 बराबर ज्ञात करना है। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 7.5 की गुणा कर ली जाए, प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5, फिर सबको जोड़ लिया जाए, या 7.5 का होल स्क्वायर हो गया और लास्ट में 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 37.5 को हम 2.5 गुणा 7.5 और उसके दोगुने में तोड़ के देखेंगे। अगर इनको तीनों की गुणा 37.5 आ रही होगी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन्हें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 100। डायरेक्ट गुणा करके भी जोड़ सकते हैं और इस तरह से इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी जोड़ सकते हैं। 77 नंबर है परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q यानी कि अंश कभी भी q यानी कि हर कभी भी शून्य के बराबर ना हो। 78 नंबर है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्या होगी। दो संख्याओं का योग 90 है और उनका अंतर 40 है, तो योग यानी कि माना संख्याएं x प्लस एक्स वाई है, तो योग हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90, अंतर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 40। तो मैंने अभी जो विलोपन विधि पीछे करी थी पिछले वीडियो में, तो उसमें उसकी सहायता से विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। इसमें दोनों में x के गुणांक समान है, y के गुणांक भी समान है, तो पहले तो एक बार इन्हें जोड़ लेंगे, तभी जोड़ेंगे तो y प्लस माइनस के हैं तो y से y कट जाएगा, तभी x 2x बराबर 9 4 2x बराबर आ जाएगा 9 4 13 130, तभी x का मान आ जाएगा 65 अंश। यहाँ पे आंसर भी गलत लिखा हुआ है, ये गलत हल किया हुआ है, तो y से y कट जाएगा तो x 2x बराबर 9 90 और 40 यानी 130 हो जाएंगे, ये 130 हो जाएंगे, तभी 2x बराबर 130, x बराबर 130/2, x बराबर आ जाएगा 65 अंश। उन्होंने उल्टा किया हुआ है, तभी आंसर उल्टे हुए आए हुए हैं। अब क्या करना है, अब y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तभी x से x कट जाएगा और y जुड़ जाएंगे, तभी y 2y हो जाएंगे बराबर 90 में से 40 घटेगा 50, 2y बराबर 50, y बराबर 50/2 यानी y बराबर आ जाएगा 25। तो y बराबर 25 आएगा, x बराबर 65 आएगा। यहाँ पे आंसर गलत आया हुआ है। 79 है एक्स स्क्वायर माइनस 9/x³ माइनस 27 को सरल करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख लेंगे 3 स्क्वायर में, तभी ऊपर वर्गांतर लग जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3, नीचे 3 की घात 27 को 3 की घात 3 में लिखेंगे और फिर फार्मूला लगा लेंगे, तभी ये टूट जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3 गुणा x प्लस का 3 स्क्वायर यानी कि 9, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9। 80 नंबर है 12 बड़ी ब्रैकेट 12 माइनस मझली ब्रैकेट 18 गुणा 5 माइनस के छोटी ब्रैकेट 4 प्लस 3 प्लस 5 माइनस के 10 छोटी ब्रैकेट बंद माइनस के 3 मझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो इसमें तीसरी लाइन में देखिएगा 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, 12 में से 10 गया, देखिएगा यहाँ पे आया है 12 बड़ी ब्रैकेट 12 माइनस के मझली ब्रैकेट 18 पंजे 90, ये सारा इन्होंने गलत किया है,
मैं ये नई अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, ये सवाल अलग वीडियो में आपको भेजेंगे। ये इसका सल्यूशन गलत किया हुआ है। इसमें क्या होगा, ये छोटी ब्रैकेट जो है इसमें 4, 3 और 5 को जोड़ा जाएगा। 4, 3, 7, 5 12, 12 में से 10 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, माइनस के 3 वो लास्ट में ब्रैकेट हट जाएगी तो -3 होगा लास्ट में। तो अब क्या है, अब ये 18 पंजे 90 आएगा, यहाँ पे 36 की जगह आएगा 90। तभी 12 माइनस का मझली ब्रैकेट 90 माइनस का 2 माइनस का 3, तो 90 में से ये 5 घट जाएंगे, 85 बचेगा। समझ रहे? तो 12 माइनस के 85 फिर घटेगा, तो जो आंसर आएगा लास्ट में वही इसका आंसर होगा। 81 नंबर है, यदि किसी गांव की कुल महिलाओं की संख्या 3x + 4 है तथा महिला तथा पुरुषों की संख्या 9x - के 9 गुणा 4 है, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। यानी किसी गांव में कुल महिलाएं दी हैं 3x + 4 और महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या दी है 9x - के 9 गुणा 4, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, महिला प्लस पुरुष बराबर 9x - के 9 गुणा 4, यानी महिलाओं और पुरुषों सहित कुल संख्या है ये 9x - 9 प्लस गुणा 4। अब और महिला प्लस पुरुष ये भी 9x - के 9 गुणा 4, यानी चाहे पुरुष में महिलाएं जोड़ लो चाहे महिला में पुरुष जोड़ लो, आंसर तो एक ही आएगा। और कुल महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 3x + 4, तो पुरुषों की संख्या सीधे आप जो स्टार्टिंग की 2 लाइन देखिएगा ही नहीं, यानी महिलाएं और पुरुष टोटल संख्या है 9x - के 9 गुणा 4 और महिलाओं की संख्या है 3x + 4, तो टोटल में से महिलाएं निकाल देंगे तभी पुरुष बचेंगे। तो 9x - के 9 गुणा 4 - के 3x + 4 ब्रैकेट लगा देंगे। तो पहली ब्रैकेट से पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, दूसरी से पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। तभी 9x - 9 चौके 36 - के 3x - 4, 9x में से 3x किया 6x और 36 माइनस के हैं और 4 भी माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, -36 - 4 हो जाएगा -40। तभी पुरुष बराबर आ जाएंगे 6x - 40। स्टार्टिंग के 2 लाइन नहीं देखिएगा, अगर इन्हें देखेंगे तो है तो कुछ नहीं उसमें, लेकिन सवाल थोड़ा कठिन लगने लगेगा। सीधे ये टोटल संख्या दी है, महिलाएं निकाल देंगे, पुरुष नहीं बच जाएंगे। 82 नंबर है, चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी होगी उसमें देखिएगा आप, ये सवाल दिया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, वो सारे आप इसे ज़रूर देखेंगे और उसी से आप इसको समझिएगा। यदि x - 1/x बराबर 3/2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो x - 1/x बराबर फार्मूला लगा दिया, x² + 1/x² माइनस के 2 गुणा x गुणा 1/x। तो यहाँ पे x - 1/x का मान रख दिया, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर x², x से x कट गया 2 बचेगा, x² + 1/x² - 2। अभी आ जाएगा 3 × 3 = 9/4, 2 इधर माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस में, तो 9/4 प्लस का 2 बराबर x² + 1/x², 4 दूनी, अब इधर त्रिच्छी गुणा से हल कर लेंगे तो 9 प्लस का 2 4 दूनी 8, 9 + 8/4 बराबर x² + 1/x², 9 8 17/4 बराबर x² + 1/x², ये आंसर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, x - के 2y प्लस के 3y माइनस के x माइनस के 3x माइनस के 2y, इसे आप स्वयं करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस है तो चिन्ह अवश्य बदलेगा। ब्रैकेट खोलने के बाद चिन्ह बदल जाएंगे, अगर माइनस है तो उसके बाद x वाले में जुड़ जाएगा, y वाले में जोड़ घट जाएगा और हल कर लेंगे। 85 नंबर है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर माप का है, यानी चौड़ाई 300 सेंटीमीटर, लंबाई 425 सेंटीमीटर माप है। तो कमरे का वर्गाकार टाइल लगाना है, तो एक ही नाप के कम से कम टाइल लगाए जाने वाली टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो ये जो 300 सेंटीमीटर गुणा 425 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई चौड़ाई हो गई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे का 300 गुणा 425, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे का। अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है कि एक ही नाप के टाइलें कम से कम लगनी चाहिए, यानी टाइलों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। जब टाइलों की संख्या
कम से कम होगी, इसका मतलब टाइल बड़ी से बड़ी भुजा की लगाई जाएगी। अगर संख्या अधिक हो जाएगी, इसका मतलब छोटी छोटी टाइलें लगेंगी। जब टाइलें छोटी छोटी लगेंगी तभी तो संख्या बढ़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम टाइलें लगें, यानी जब टाइलें कम लगेंगी तो इसका मतलब टाइलों का जो आकार होगा वो बड़ा होगा, यानी बड़ी से बड़ी भुजा होगी। तो बड़ी से बड़ी भुजा निकालनी होगी उसकी टाइल की, तो बड़ी से बड़ी भुजा के लिए निकालते हैं मासा। तो 300 और 425 का मासा ले लेंगे, 25 आएगा। तो जो टाइल की भुजा है ये वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो उस अब फर्श का क्षेत्रफल था 300 गुणा 425। अब टाइल की भुजा आ गई है तो टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो टाइल के क्षेत्रफल से फर्श के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, जितना आएगा वही कुल संख्या हो जाएगी। तो टाइल वर्गाकार है, टाइल वर्गाकार लगानी है तो वर्गाकार है, तो 25 गुणा 25। तो टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुणा 25। अब टाइलों की संख्या निकालेंगे तो टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, यानी 300 गुणा 425 बटे 25 गुणा 25। इसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 204 टाइलें। 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं। 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या यानी कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से ना कटें। तो एक तो 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, कोण PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, RP बराबर 4.4 सेंटीमीटर और कोण QRP बराबर 60 अंश। QR 5.5 दिया है तो सबसे पहले हम QR 5.5 सेंटीमीटर का आधार खींच लिया। हमने आधार RP क्यों नहीं खींचा? अब RP इसलिए नहीं खींचा क्योंकि हमें कोण दिया था QRP। अब QR खींचा तो QR और P ऊपर कहीं हो जाएगा, तो QR 5.5 सेंटीमीटर खींच लिया। अब इसके R सिरे पर ये जो QR है, R है मध्य में, यानी कि कोण R है ये, तो R पर 60 अंश का कोण बना देंगे ऊपर। तो ये जो QR इसके बाद में जो ऊपर मिलेगा वो बिंदु P मिलेगा, तो 60 अंश का कोण बना दिया। अब RP 4.5 है तो 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के इस कोण वाली भुजा को 4.5 काट लिया। जिसने P पर काटा तो ये अब P और Q को मिला दिया, तो यही त्रिभुज हो गया QRP, PQR। दो संख्याओं का अंतर 48 है, तो इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या है x और अंतर है 48, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 48। यानी कि अगर अंतर 48 है, इसका मतलब एक संख्या दूसरी से 48 बड़ी है, तो एक x मान लिया तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 48। अब जो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या x प्लस 48 है, इसको छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं x से, तो x प्लस 48 बटे x, भागफल कितना आता है 5, ठीक है, और शेषफल कुछ नहीं आता, तो x प्लस 48 बटे x बराबर 5 आता है। जैसे 4 को 2 से भाग करते हैं तो 2 आता है, 4 बटे 2 बराबर 2। उसी तरह से ये है कि x प्लस 48 बटे x बराबर 5 आ गया भागफल। 5 के बटे में कुछ नहीं, हमने तो 1 लिख लिया। अब त्रिछी गुणा से हल कर लेंगे, 1 की x प्लस 48 से गुणा होगी, x की 5 से गुणा होगी, तो x प्लस 48 बराबर 5x। 5x इधर आ जाएगा तो x आएगा, तो x में से घटेगा तो x माइनस 5x बराबर 48 उधर जाएगा माइनस में, तो x माइनस 5x बराबर माइनस का 48, इसमें से घटेगा तो माइनस का 4x बराबर माइनस 48, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 48 बटे 4, 4 से कटा तो 4 एकम 4 दूनी 8, यानी x बराबर 12। तो पहली संख्या 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 प्लस 48 यानी कि 60। 89 नंबर देखिएगा, 112 माइनस के बड़ी ब्रैकेट 121 भाग 11 गुणा 11 माइनस के 4 माइनस के मझली ब्रैकेट 3 माइनस के 8 माइनस 1 और उस पर है रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक खोला जाएगा, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट और भागु जोग। तो रेखा कोष्ठक खोलेंगे तो 101 सारा, हाँ 112 माइनस 121 ऐसा ही लिखा रहेगा,
भाग, अब 11 11 के गुणा 121 आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस का हो गया 4, माइनस के अब 8 में से 7 एक घट जाएगा, 7 बचेगा, यानी 3 माइनस 7 रेखा कोष्ठक हट गया। अब देखिए 112 माइनस के बड़ी ब्रैकेट 121 भाग 121 प्लस के 4 माइनस, अब 3 में से 7 घटेगा, माइनस का 4 बचा, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी 112 है, तो 112 की जगह पे इन्होंने 121 कर दिया गलत। तो यहाँ पे 121 जो पहले पद में 121 कर दिया, तो यहाँ पे 112 ही होगा। 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और 4। तो अब क्या हुआ, 112 की जगह 121 की जगह 112 होगा, माइनस के बड़ी ब्रैकेट 121 से 121 कट जाएगा, 121 से कम 121 बचेगा, 1 प्लस 4 प्लस का 4, तो 112 माइनस के 4 4 8 और 1 9, 112 में से 9 घट जाएगा, 103 बचेगा। केवल इतनी गलती है इसमें कि जो पहला पद 112 वाला चलता आ रहा है, इसमें 121 कर दिया इन्होंने, तो 121 की जगह पर भी 112 होगा। 90 नंबर है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में किंतु अलग अलग बराबर बराबर बांटी जा सके। तो बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा मासा कर लेते हैं और छोटी से छोटी के लिए हमेशा लासा। तो 3, 6, 12 और 15 का लासा ले लेंगे, ठीक है। अब आज गुणनखंड करेंगे, जितने गुणनखंड आएंगे सबकी गुणा कर लेंगे, वही लासा हो जाएगा, तो आ जाएगा 60। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा इसे। 91 नंबर है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। योग 24 है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो एक संख्या मान लिया, माना पहली संख्या x, तो दूसरी दोगुनी हो जाएगी यानी कि 2x। अब दोनों का जोड़ 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा x प्लस 2x बराबर 24, और ये जुड़ जाएंगे 3x बराबर 24, तो x बराबर 24/3, 3 गुणा में था भाग में चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 यानी x बराबर 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या x बराबर 8, दूसरी संख्या हो जाएगी 2 गुणा x यानी 2 गुणा 8 बराबर 2 अट्ठे 16, दूसरी संख्या 16 हो जाएगा। 92 को मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो में दिखाया है, पूरा समझाया है, समझेंगे। 93 नंबर देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि हमने फार्मूला पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx पढ़ा था। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान रख देंगे 12 का वर्ग, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान रख देंगे 64, प्लस 2x 2y 2z में से 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। 12 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 64 144 में से घट जाएगा आके, तो ये बचेगा, तो 144 माइनस 64 बराबर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 144 में से 64 जाएगा, 80 बचेगा, 2 उधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, यानी 80/2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 से 80 कटेगा, बचेगा 40 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये आंसर हो जाएगा इसका मान। 94 नंबर है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। हेक्टेयर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस मैदान को क्षेत्रफल को अगर वर्ग मीटर में बदलेंगे, हेक्टेयर क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बदलेंगे तो हम 10,000 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे 10,000 से, तो एक 0 से दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा 5,000 आ जाएगा, यानी 0.5 हेक्टेयर बराबर 5,000 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, तो 5,000 बराबर भुजा है 125, तो 5,000 बराबर 125 गुणा भुजा, आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होनी चाहिए। तो दूसरी भुजा, तो उन्होंने भुजा दोनों जगह पे भुजा लिख दिया। तो पहली भुजा का मान 125, दूसरी निकालनी है, तो भुजा बराबर 5,000/125, 125 से 5,000 को काटेंगे, आएगा 40 मीटर, यानी दूसरी भुजा आ जाएगी 40 मीटर। तो सबसे पहले तो मेन काम इसमें ये है कि 0.5 जो हेक्टेयर दिया हुआ है, इसको हम वर्ग मीटर में बदल लोगे। वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा कर दोगे, बस।
बाकी सवाल इसी तरह से होगा। 95 नंबर है, एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम समाये हैं, यानी इतने ग्राम हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में इतने x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x = 1 तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नलकूप निकालेंगे तो 2x + देखो इतने गांव हैं और इतने नलकूप हैं, तो गांव और नलकूपों की पहले तो करेंगे गुणा, जो कि यहाँ पे की गई है। तो 2x + 3 की गुणा करी गई है x² + 5x + 6 से। तो आंसर आ जाएगा 2x की घात 3 + 10x² + 12x + 3x² + 15x + 18। तो आंसर होगा 2x की गुणा आ जाएगी 2x की घात 3 + 13x² + 27x + 18। अब इन्होंने कहा कि यदि x = 1 तो इसमें कुल नलकूपों की जो संख्या बीजीय व्यंजक के रूप में आई है, इसमें x की जगह पर 1 रख देंगे। तो 2 × 1 की घात 3 + 13 × 1 की घात 2 + 27 × 1 + 18। तो 2 + 13 + 27 + 18 जोड़ेंगे, आ जाएगा 60 नलकूप। आगे, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई में के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर का 15 मीटर² की दर से खर्च क्या आएगा? यानी लंबाई के समांतर जो रास्ता होगा उसकी चौड़ाई होगी 5 मीटर, जो चौड़ाई के समांतर होगी उसकी होगी 3 मीटर। अब देखिएगा, ये जो रास्ता हो जाएगा लंबाई के समांतर जो रास्ता है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 80 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर। भाई कुल लंबाई है तो लंबाई के समांतर है, तो जितनी लंबाई इसकी आयताकार मैदान की है तो उतनी लंबाई हो जाएगी उस रास्ते की। तो रास्ते की लंबाई हो जाएगी 80 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 5। तभी कुल क्षेत्रफल हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल, कुल सड़क का, यानी लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर। लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 80 × 5। 80 × 5 यानी कि 8 × 5 = 40, यानी 400 लिखा है यहाँ पे। तो ये हो गया लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, प्लस चौड़ाई के समांतर रास्ता है 3 मीटर चौड़ा, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 60 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर। तो 60 और 30 की गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18, यानी 180 मीटर हो जाएगा। तो 400 + 180। अब देखिएगा जी, जो 5 मीटर चौड़ाई लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, ये लंबाई के समांतर भी काउंट हुआ और चौड़ाई के समांतर भी काउंट हुआ, यानी डबल आ गया। एक बार इसे निकाल दिया जाएगा, यानी कि 5 × 3 यानी 15 निकाल दिया जाएगा। तो कुल अभीष्ट सड़क हो जाएगी 400 + 180 - 15 घटेगा, यह आ जाएगा 580 - 15 बराबर आ जाएगा 565 मीटर²। इतना रास्ता हो गया। अब खर्चा निकालेंगे 15 रुपया मीटर² के हिसाब से, तो 565 × 15 बराबर आ जाएगा 8,475 रुपये। 98 नंबर है, त्रिभुज ABC PQR में AB 3.5, BC 7.1, AC 5 सेंटीमीटर और PQ 7.1, QR 5 सेंटीमीटर, PR = 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का परीक्षण कीजिए। देखो, AB बराबर है PR के 3.5 है और AC बराबर है QR के 5 सेंटीमीटर है दोनों, और BC बराबर है PQ के 7.1 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। आगे 99 नंबर है, x + 1/2 x = 4, तो x की घात 3 + 1/x की घात 3 बराबर ज्ञात करनी है। तो x + 1/2 x की होल घात 3 का सूत्र खोल दिया, बराबर x की घात 3 + 1/8 x की घात 3 प्लस 3x 3 गुणा x गुणा, हाँ दूसरा पद हो जाएगा 1/2x, यानी 3x/2x आ जाएगा। x से x कट जाएगा तो आगे बचेगा 4 की घात 3, यहाँ पे x + 1/2x का मान रख दिया। 4 की घात 3 बराबर x की घात 3 + 1/8 x की घात 3
प्लस का बचेगा 3/2 गुणा x प्लस 1/2x का मान रख दिया 4, यानी कि 3/2 गुणा 4, 2 से 4 कटा 2 आया, तो 4 का घन होगा 64 बराबर x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 प्लस का 3 दूनी 6, तो x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 बराबर 64, 6 इधर घटेगा जाके 64 माइनस का 6, x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 बराबर आ जाएगा 58। देखिएगा, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, पार्क में 2 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पार्क की भुजा 30 मीटर है, तो इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो पार्क की भुजा हो गई ये, घास पार्क में लगवानी है तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणा 30, यानी वर्गाकार है तो वर्ग यानी भुजा गुणा भुजा, यानी कि 30 गुणा 30 बराबर 900 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब रास्ता हटा देंगे तो 1 मीटर लंबाई की दिशा में बढ़ेगा, 1 मीटर चौड़ाई की दिशा में बढ़ेगा, यानी कि भुजा कुल 2 मीटर कम हो जाएगी। तो 2 मीटर कम होने पर पार्क की भुजा क्या बचेगी, 28 बचेगी। तो जो पार्क बचेगा रास्ते को छोड़कर, तो उसकी भुजा हो जाएगी 28, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 28 गुणा 28 आ जाएगा 784 वर्ग मीटर। तो 2 मीटर घास लगवाई जाएगी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 784 गुणा 2, तो 784 को 2 से गुणा करेंगे 1568 आ जाएगा। अब हम पूरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ना निकालते तब भी सही था। क्यों? केवल इतना करते कि 1 मीटर लंबाई में बढ़ रहा है, 1 मीटर चौड़ाई में बढ़ रहा है, तो 2 मीटर रास्ता कम हो रहा है, मतलब क्षेत्रफल भुजा 2 मीटर कम हो रही है, तो 28 मीटर बची। तो 28 मीटर का क्षेत्रफल निकालते, यानी 28 गुणा 28 और उसको 2 से गुणा करके 1568 आ गया आंसर। 104 नंबर है, यदि a प्लस बी बराबर 12, a माइनस बी बराबर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का मान है 12, a माइनस बी का मान है 2, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 12 गुणा 2, यानी कि 12 दूनी 24। एक 105 है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएँ हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने नलकूप का सवाल किया था कि ग्राम सभाएं दी थी, एक ग्राम सभा में नलकूप दिए थे, तो वही है, ग्राम सभा दी है, एक ग्राम सभा में मतदाता दिए हैं, तो कुल मतदाता निकालेंगे तो ग्राम पंचायत ग्राम सभाएं गुणा 1 ग्राम में मतदाता गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 3x की घात 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x प्लस के 12। अब x बराबर 2 पर मान निकालवा रहा है, तो x बराबर 2 रख देंगे जहाँ जहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा 128। 107 नंबर है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन है 264 घन सेंटीमीटर। आयतन हो गया जी। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधे आयतन का सूत्र लगाएंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई आयतन मान रखेंगे 264 बराबर लंबाई 8 गुणा चौड़ाई 6, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई का मान निकालेंगे तो जो लंबाई चौड़ाई 8 और 6 गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो ऊंचाई बराबर 264/8 गुणा 6, काटेंगे 8 से तो 33 बचेगा बटे 6, 6 से काटेंगे तो 11/2 आएगा, यानी ऊंचाई आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। 108 ये जो रेलगाड़ी का सवाल है ये, और ये 109 बारंबारता बंटन आयत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों सवालों को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देखेंगे, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल दिए हुए हैं, और ऐसे भी काफ़ी सवाल थे जो हमने मतलब इस राजन सीरीज में केवल आपको बताकर छोड़ दिया है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो में सारे सवाल वो हैं। तो आप प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।